तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया था कवर। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हमने करे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के ऊपर। अब उसके बाद आगे आते हैं। सबसे पहले बताओ क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था हमारे पास? जब भी हम गैस को या फिर कोई भी मटेरियल जो वेपर स्टेट में है या गैस स्टेट में है उसको एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर रखते हैं और फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उससे हम या उसको एनर्जी देते हैं, तो क्या करता है वो धीरे धीरे जो है वो ग्लो करने लगता है। अब वो ग्लो करने लगेगा यानी कि अपने अंदर से लाइट निकालने लगता है, एक तरह की रेडिएशन निकालने लगता है। उस रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमें क्या कहते हैं उनके स्पेक्ट्रम दिखाई देते हैं, और उस स्पेक्ट्रम को ही हम क्या बोल रहे थे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जितने भी हमारे पास रेडिएशन होते हैं यहाँ पर, मतलब जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं, है ना, उन हर एटम का अपना स्पेसिफिक, अपना एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है कि व्हेन द एटॉमिक गैसेस or vapor are is placed in a vacuum tube and electricity is passed through it, then it starts radiating, and when the radiation passes through the prism then it gives the spectrum, and this spectrum is known as atomic spectra. atomic spectra जो थे हमारे पास कितने टाइप के थे? वो थे दो टाइप के। कौन कौन से थे? एक था हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा और एक था हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था? तो वो स्पेक्ट्रम जो कि हम इन द एब्सेंस ऑफ वाइट लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं करते हैं, तब जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसको हम बोल रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रा। और जो हम वाइट लाइट की प्रेजेंस में अगर स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या बोल रहे थे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या हो रहा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कि जो हमारे पास विबग्योर थे, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब, वो क्या कर रहे थे? वो स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, है ना, इसीलिए उसका नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पड़ा था, जिसमें एब्जॉर्ब करने के बाद वहां पे एक डार्क कलर की लाइन आ रही थी। ठीक है, तो ये हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो पढ़े थे वो कितने टाइप के थे? दो टाइप के। एक था हमारे पास ये इमिशन स्पेक्ट्रा और एक था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इन दी spectrum obtained in the absence of white light, in the absence of white light, white light। ठीक है, यानी एक डार्क रूम में जब हम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं, ये स्पेक्ट्रम में जो मिलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन नाम नहीं मालूम चल रहा है कि एब्जॉर्ब करी जा रही है कोई रेडिएशन, और वो स्पेसिफिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करी जाती है वो वाइट लाइट के थ्रू ही करी जाती है। तो ये कब होता है? ये स्पेक्ट्रम हम तब ऑब्टेन करते हैं when there is presence of white light। तो in the presence of white light। ठीक है, हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं यहाँ पर डिटेल में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं, है ना, जिनका क्या है कि जो वाइट लाइट की रेंज में नहीं आते, है ना, वाइट लाइट से पीछे नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, जैसे अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब भी हैं, तो उनके भी तो अपने स्पेक्ट्रा होते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है कि हमें एक शार्प जो विड्थ होती है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, उस वेव की लेंथ, है ना, तो वो निकालना बहुत आसान होता है, ईजियर होता है एज कम्पेयर टू इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वहाँ पर जो हमें क्या कहते हैं वेवलेंथ है वो इतनी क्लियरली नहीं मिल पाते जितना कि हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिल पाते हैं। इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने इमेज भी दिखाया था उस दिन कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और ये इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं, और हाइड्रोजन एटम का हमने बनाया था। अब इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इनकी डेफिनेशन यहाँ पर किस तरह से हम लिखेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन एटॉमिक गैस, एटॉमिक गैस मतलब जो भी हमारे पास गैस होंगे, है ना, या फिर वेपर होगा, हम यहाँ पे एटॉमिक गैस या फिर वेपर,
इस स्टेट में लेके आते हैं उस मटेरियल को, ठीक है, फिर जा करके उसको हम एक्साइट करते हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या कह रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एंड द ऑब्टेन बैंड and the obtained band is obtained on the screen is known as emission spectrum या emission line spectrum, ठीक है। देखो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया। यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, वही जब भी हम एटॉमिक गैस को या फिर वेपर को एक्साइट करते हैं, कैसे एक्साइट कराते हैं, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास, जैसे कि ट्यूबलाइट में होता है, ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है और जैसे ही इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम तो क्या करता है, वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है ना, वो लाइट इमिट करने लगता है। उसी तरह से बाकी जो भी एटॉमिक गैस होंगे या वेपर होंगे वो भी यही करते हैं कि उनको एनर्जी दो, एनर्जी देने से क्या होंगे, वो एटम बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, एक्साइट होने लगते हैं और वहां से वो रेडिएशंस को एमिट करने लगते हैं, ठीक है। और उन रेडिएशंस को हम जैसे ही पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू तो हमें स्क्रीन पर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन मतलब जो इमिशन है, इमिशन स्पेक्ट्रम वो मिलने लग जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ करते हैं हम एक डार्क रूम में करते हैं जहाँ पर सनलाइट ना हो, यानी व्हाइट लाइट ना हो। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो मैंने बताया यहाँ पे, इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है ये, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन एटॉमिक गैस, ठीक है, एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट। बस इसमें यही चीज आ जाता है यहाँ पर कि ये हम इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड द एमिटेड रेडिएशन will absorb particular wavelength and the black line is obtained on the screen। और हमें ब्लैक लाइन मिलती है कहाँ पर, स्क्रीन के ऊपर। क्यों ब्लैक लाइन मिलती है, क्योंकि जो वाइट लाइट है वो उस पर्टिकुलर लाइट की उस जो पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ उस होगी ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसने उस लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लिया, मान लो जैसे कि पहले वो रेड लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो रेड लाइट को ही रेड एब्जॉर्ब कर जाएगा और वहाँ पे कोई भी लाइट बचेगी नहीं, कोई भी लाइट नहीं बचेगी, मतलब वहाँ पे एब्सेंस हो गया लाइट की, और एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होता है, डार्कनेस होता है। तो इसी वजह से वहाँ पर हमें क्या बनता है, एक डार्कनेस, एक डार्क लाइन मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब ऑब्टेन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। समझ आया ये चीज, किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर, ये हमने इमेज भी एक बार देखा था, आ गया। अब देखो ध्यान से, जो ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम खासकर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने विजिबल लाइट के ही स्पेक्ट्रम को यहाँ पर पढ़ा है ना, समझा। वो किसने बताया था, तो बाल्मर नाम की जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले बताया हमें कि विजिबल लाइट में जो क्या कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास गैसेस होते हैं है ना, उनकी वेवलेंथ को कैसे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, है ना। और वो जो फॉर्मूला दिया था, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद बाकी जो हमारे पास रेडिएशन है, जैसे विजिबल लाइट के अलावा भी हमारे पास रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रा है, उनके भी हमारे पास क्या क्या वेवलेंथ है ना, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, अब आगे हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो हमारे पास बाल्मर सीरीज है ना, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार पहले मैं तुम्हें वो वापस से स्पेक्ट्रम थोड़ा सा याद दिलाता हूँ।
यहाँ पर जो दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम और ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम कब होता है? इन दी एब्सेंस ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ पर हमें मतलब कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है। और वही अगर हमने व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में करा, अब कैसे पता व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में करा है? क्योंकि व्हाइट लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो व्हाइट लाइट का भी खुद का स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर जो हमने पढ़ा है। तो देखो पीछे बैकग्राउंड में इसके विबग्योर बना पड़ा है, और यहाँ पे जो पहले रेड लाइट आ रही थी, देखो यहाँ पे रेड लाइट गायब हो गई है ना। रेड लाइट गायब हो गई मतलब इस रेड ने, जो विजिबल लाइट का रेड है, उसने इस रेड को क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ पर हमें ब्लैक कलर की लाइन इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, और ये बहुत ही शार्प होती है इस तरह से, जो हमें यहाँ पर दिखती हुई। ये थोड़े से स्प्रेड हो रहे होते हैं, तो इसमें क्लियरली इनके विड्थ नहीं बता पाते हम। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये काफी स्प्रेड हो रहे थे, फैल रहे होते हैं। जैसे कि ये ग्रीन वाला इसमें येलो में मर्ज हो रहा है, इस टाइप के भी यहाँ पे थोड़े से फैल रहे होते हैं। तो इसमें क्लियर कट हम बता सकते हैं कि इसकी विड्थ क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो ग्रीन है, अब देखो ग्रीन की जगह क्या हो, यहाँ पे सीधे शार्प ब्लैक लाइन आ जाती है। यहाँ पे ये येलो है, येलो ने क्या करा? अब विजिबल लाइट जो हमारा व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट ने इस येलो लाइट को क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी जगह यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखाई देती है। सेम इस तरह से यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा? अगर इसे एब्जॉर्ब करें तो यहाँ ब्लैक लाइन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब जो हम क्या कहते हैं, आगे जो सीरीज पढ़ने वाले हैं उसमें हमें जो ये स्पेक्ट्रम होते हैं, उन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ वगैरह हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। उनके वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो कुछ साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले विजिबल लाइट के ऊपर काम किया था वो थे बाल्मर। ठीक है, तो बाल्मर जो थे एक फिजिसिस्ट थे, है ना। उन्होंने सबसे पहले बताया कि हाँ, कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है, जरा समझना इस चीज को ध्यान से, जो हाइड्रोजन एटम है, उन्होंने क्या करा? हाइड्रोजन गैस को एक वही ट्यूब में लिया और उस ट्यूब से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, फिर उसने रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट करा, उस रेडिएशन को प्रिज्म से पास करा, तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिला था, उस स्पेक्ट्रम को उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बताया था। ठीक है, और वो जो स्पेक्ट्रम मिला था उसमें उन्होंने यहाँ पर ये जो इस तरह का पैटर्न बना है, जो अभी मैंने दिखाया था, कुछ इस तरह के उन्हें पैटर्न मिले। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो ये हाइड्रोजन के हमें पैटर्न मिले हैं, इसमें यहाँ पर हमें एक ब्लैक कलर की लाइन जो दिख रही है वो यहाँ पे दिखी, फिर एक और ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, फिर यहाँ पे दिख रही है, फिर यहाँ दिख रही है, फिर यहाँ दिख रही है। लेकिन ये जो हमारे पास विड्थ है ना इनकी, ये विड्थ धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है, ये पतली पतली होती चली जाती है। यानी यहाँ पर जो विड्थ है ना, इस स्पेक्ट्रम की, यानी विड्थ को हम जैसे इसकी वेव लेंथ, इसकी लेंथ, हम वेव लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने इससे कैलकुलेट करा। कैसे कैलकुलेट करा? तो उसके लिए उन्होंने एक एम्पिरिकल फॉर्मूला देते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? यानी अपने मैथमेटिकल उन्होंने टर्म्स यूज करे, उससे एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार करके दिया था। और वो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो ये है हमारे पास 1 में लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, ये लैम्डा क्या है? लैम्डा है इसमें वेव लेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है इसमें? ये है वेव लेंथ, वेव लेंथ। ठीक है, और ये जो हमारे पास n है, ये n क्या शो कर रहा है? n है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर, और वो इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? तो इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 3, 4, 5 ऐसे होगी। मतलब जो बाल्मर का फॉर्मूला था, ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्यों करें? क्योंकि इसकी डेरिवेशन वगैरह हमें यहाँ पे करनी नहीं है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन वगैरह करा और एक ऐसा फॉर्मूला दिया था जिससे हम वेवलेंथ निकाल सकते थे, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिले थे ना उनके। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो पैटर्न मिला था, फर्स्ट वाला पैटर्न मतलब कौन सा? तो यहाँ पर ये अगर स्पेक्ट्रम देखोगे तो ये पहला वाला जो हमारे पास मिला है, ये हाइड्रोजन का पहला वेवलेंथ, उस कैसे निकाल सकते? तो इन्होंने नाम दिया था इसको एच अल्फा, और दूसरा वाला क्या यहाँ पर? एच बीटा, और तीसरा क्या यहाँ पर? एच गामा। इसी तरह से ये आगे की तरफ हम बढ़ते हुए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास बैंड है ना, इसकी वेवलेंथ क्या है? तो इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए हम n की जगह पर क्या पुट करते हैं? n की जगह पे यहाँ पुट करते हैं 3। अब ये कैसे याद रखेंगे यहाँ पर कि n की जगह क्या पुट करना है? तो ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा ना, उससे एक अधिक यहाँ पर हम पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2, तो 2+1 यानी कि 3 से स्टार्ट होगा ये, और वो भी इंटीजर में रहेगा। तो 3, 4, 5 इस तरह से हम यहाँ पर रखते जाते हैं। ये r क्या है? r को हम बोलते हैं यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पर? रिडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग
रेडबर्ग कांस्टेंट, ये हम बोलते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसकी हमारे पास वैल्यू भी होती है। ये क्या वैल्यू होती है? तो ये होती है 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर। ये मैंने सारे टर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं। R इज दी रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड n इज इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बाल्मर फॉर्मूला है ये मिला। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर बैंड बनेंगे उन सब की वेवलेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले का हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ध्यान से, इसमें हम n की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, और r की जगह मैंने अभी बताया 1.097 इंटू 10⁷ वो पुट कर दोगे, और इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिलने वाली है, ओके। तो हम यहाँ पर वही करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला यानी H अल्फा जो था हमारे पास, फर्स्ट वाले बैंड की वेवलेंथ क्या है वो हम निकालने वाले हैं। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बैंड कैसे पुट करेंगे? तो जैसे मैंने अभी बताया था, हम n क्या लेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो था ये बाल्मर ने अपनी कैलकुलेशन वगैरह करके लाया था, है ना। अभी तुम्हें मालूम चलेगा कि ये n की जगह हम 3 रख रहे हैं, अभी यहाँ के भी नंबर चेंज होंगे। वो कैसे चेंज होंगे? तो बाकी इसके आगे जो और साइंटिस्ट है, जैसे लीमन आए थे, पास्चन आए थे, ब्रैकेट आए थे, वो उन्होंने सब अपने फॉर्मूले दिए थे और इससे काफी मिलते जुलते थे, ठीक है। तो वहां पर ये जो नंबर्स हैं ये भी चेंज हुए, और उसके बाद n की वैल्यू पे फर्क पड़ा। तो बस एक ही की पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई दूसरा फॉर्मूला भी आता है तो यहाँ पे n की वैल्यू को क्या पुट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये तरीका याद रखना कि जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा ना उससे एक अधिक यहाँ से मतलब पुट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या 3 4 5 6 7 ये रख सकते हैं। यहाँ मान लो अगर हमारे पास 1 होता तो यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करते, ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 5 से स्टार्ट करते, ओके। अभी बाकी जो फॉर्मूले ये इसी से मिलते जुलते रहेंगे तुम्हारे पास। तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास बैंड है, यानी ये वाला बैंड जो है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है? तो इसकी वेवलेंथ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। कैसे? इस फॉर्मूले में पुट करके n की जगह 3 रखा, और 1/2 का स्क्वायर था 4 हो गया, और यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखी हमने, क्या थी? 1.097 इंटू 10⁷, इसको याद ही रख लो। तो ये कांस्टेंट जो है ये तुम्हें वैल्यू याद रखनी है, ओके। 1.097 इंटू 10⁷, इसको सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करी, और ये हमारे पास कितना आया? ये हमारे पास आया ये 656.3 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमने नैनो में निकाला है 10⁻⁹। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला जो बैंड था उसकी वेवलेंथ हमें मिल गई। अब सेकंड वाले वेव जो हमारे पास बैंड है उसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो बताओ n की जगह क्या रखोगे? यहाँ पर इस n की जगह क्या रखें? पहले बैंड के लिए रखा था हमने 3, अगले बैंड के लिए क्या रखेंगे फिर? 4। तो इस n की जगह रखेंगे 4। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे वैसे रहेगा, ये कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो n की जगह रखेंगे 4, फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें दूसरा जो बैंड है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाले बैंड की वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। फिर उसी तरह से अगले वाले की निकाल सकते हैं, उससे अगले निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकालेंगे? तो आंसर है तुम्हें बस फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक ही निकालने को कई बार कह देते हैं वो, ठीक है। अगर कभी मान लो वो आता है वो कहता है कि नहीं तुम्हें फोर्थ निकालना है, फिफ्थ निकालना है, तो तुम उस हिसाब से निकाल सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछता है पहला वाले बैंड की विड्थ और इन्फिनाइट वाले बैंड की विड्थ, यानी एन जब हमारा इन्फिनाइट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर मान लो वो कहता है हमसे फर्स्ट वाले बैंड की जो वेवलेंथ है वो बतानी है, तो इसमें एन क्या रखेंगे हम? इसमें 3, ठीक है। किसके लिए? फॉर फर्स्ट बैंड। अब वहीं पर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे सेकंड बैंड के लिए वेवलेंथ निकालना, तो एन की जगह क्या रखोगे? 4 रखेंगे। थर्ड वाले के लिए अगर रखना हो तो एन की जगह क्या रखोगे? 5 रखेंगे। तो ये ऐसे हम पहचानेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि इन्फानाइट वाला जो हमारे पास सबसे इन्फानाइट वाला जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो कोई सबसे लास्ट में है ना, तो इन्फानाइट वाले बैंड की कैसे निकालेंगे? तो एन की जगह इन्फानाइट डाल देंगे, ठीक है। अब अगर एक चीज गौर करोगे तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला बैंड था उसकी वेवलेंथ कितनी आई थी? 656.3 नैनोमीटर। अगले वाले क्या है? 434.1 नैनोमीटर। अगले वाले क्या है? 410। अगले वाले की तो यहाँ पर कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करोगे तो पहले वाले बैंड की वेवलेंथ हमारे पास सबसे ज्यादा है 656.3, फिर अगले वाले की कम हो गई, उससे कम होगी, उससे कम होगी, उससे कम होगी। इन्फिनाइट वाले की क्या होगी वेवलेंथ? तो n की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर n की जगह इन्फिनाइट रखोगे तो जरा इस फॉर्मूले पे आ जाओ। 1 में इन्फिनाइट क्या होता है? 1 में इन्फिनाइट बताओ, 1 में इन्फिनाइट क्या होता है? 0। 0।
तो ये वाला पूरा 0। टर्म यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4, और रेड बार कांस्टेंट क्या है हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलती है वो लैम्डा की वैल्यू आती है ये 364.6 नैनोमीटर। तो तुम्हें सबसे कम वेवलेंथ वाले, यानी जब हमारे पास n होता है इनफाइनाइट, तब सबसे कम वेवलेंथ कितनी आती है 364.6 नैनोमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन वाले की सबसे हाईएस्ट वाली जो वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है 656.3 नैनोमीटर। तो अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो हमने पढ़ा था क्या कि जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है उसकी रेंज क्या थी, याद है किसी को? विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है वेवलेंथ के टर्म में? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, याद है? 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में, 700 नैनोमीटर के बीच में। अगर ध्यान दोगे तो ये उसी रेंज में ही है हमारे पास, है ना। तो ये बाल्मर सीरीज जो है ये किसके लिए है, ये किस रेडिएशन के लिए है? तो ध्यान रखना ये है विजिबल लाइट के लिए, विजिबल लाइट के लिए। यानी जो बाल्मर सीरीज है वो विजिबल लाइट के बारे में ही, उस सीरीज के बारे में ही बात करता है। देखो ध्यान से, ये 700 के आसपास है, 400 के आसपास है। 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, विजिबल लाइट की। तो विजिबल रेंज की या विजिबल लाइट की सीरीज की बात कौन करता है, बाल्मर सीरीज। अब हमने पढ़ा कि विजिबल लाइट के अलावा भी तो हमारे पास रेडिएशन है, कौन कौन से? इंफ्रारेड रेडिएशन है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, गामा रे है, ये सब भी है। तो बाद में और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने फिर फॉर्मूले दिए थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिए थे वेवलेंथ निकालने के लिए। तो तुम्हें यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कि बाल्मर सीरीज किसके लिए है, विजिबल लाइट के लिए है। और यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो ये जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया है किसका बनाया है, हाइड्रोजन का बनाया है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो बनाया है इसमें तुम्हें सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ ये पूछा जाता है कई बार। तो अगर बाई चांस ये वैल्यू तुम भूल जाते हो तो वो फॉर्मूला याद रखना, कौन सा फॉर्मूला, बाल्मर सीरीज का, उससे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, 1/λ इज इक्वल टू क्या था, r इंटू में 1/, में नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, माइनस में 1/, में n का स्क्वायर। और इस n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो n की वैल्यू इससे एक अधिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो ये होगा 3, 4, 5 और डैश डैश कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये n की वैल्यू होती है, ये पहला वाला बैंड के लिए, दूसरे बैंड के लिए, तीसरे बैंड के लिए, चौथा ये इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम करके वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, ओके। तो ये जो हमारे पास था बाल्मर सीरीज, इससे हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ को बताया, ठीक है। अब उसके आगे देखो, ये जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल लाइट के लिए था। अब विजिबल लाइट के अलावा जो हमारे पास यहाँ पर बाकी जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं? तो उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि बाद में लीमन सीरीज है ना, पास्टन सीरीज ब्रैकेट्स वो आए, तो वो उनकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, ये हमने कैलकुलेट करा है, यहाँ पे सारे कैलकुलेट करके बताया है कि फर्स्ट वाले बैंड की क्या वेवलेंथ है, सेकंड वाले क्या है, ये हमने फाइंड करा है। तो आसान है, बस फॉर्मूले पुट करना, निकालना है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा वाला, दूसरा जो हमारे पास सीरीज है वो है लीमन सीरीज। लीमन सीरीज किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है अल्ट्रावायलेट क्या कहता है, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में। याद होगा हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रेडिएशन होते हैं उसमें कौन कौन से थे, तो उसमें हमारे पास था रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, और उसके ऊपर हम बढ़ रहे थे क्या था, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, एक्सरे, गामा रे, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास थे। अब यहाँ पर विजिबल लाइट के बारे में किसने बताया था, तो अभी हमने पढ़ा था, क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, बाल्मर। बाल्मर यानी विजिबल लाइट की रेंज में, विजिबल लाइट की रेंज के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देता है हमें, बाल्मर सीरीज देता है। और वहीं पर ही अब उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, विजिबल लाइट के ऊपर अगर आओगे तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट के लिए कौन बताता है, तो ये हम अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रावायलेट यानी ऊपर वाले विजिबल लाइट के जितने ऊपर वाले हमारे पास है, तो यहाँ पर ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं। याद होगा कि
अगर हम विजिबल लाइट के पीछे जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर विजिबल लाइट से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट, जेरोक्स और गामा ये सब आते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में या अल्ट्रा वायलेट रीजन के बारे में कौन बताता है हमें? ये बताता है लीमन सीरीज। लीमन सीरीज, ठीक है। लीमन सीरीज में हुआ क्या? तो लीमन सीरीज में बताया गया कि यहाँ पर पहले हम 1/2 का स्क्वायर लिख रहे थे ना, यहाँ लीमन सीरीज में 1/1 का स्क्वायर होता है। ये क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो इससे एक अधिक। तो यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 प्लस में 1 यानी 2, यानी n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसे हम पुट करेंगे। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं पहले वाले बैंड की वेवलेंथ क्या होगी, तो n की जगह क्या रखेंगे हम? यहाँ पे 2 रखेंगे। दूसरे वाले बैंड की कैसे निकालोगे? 3 रख के। तीसरे वाले बैंड की 4 रख के। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। r इज द रिडबर्ग कांस्टेंट और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो यहाँ पर जो लीमन सीरीज है वो किसके बारे में बताता है हमें? अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में बताता है। अब उसके बाद अब अगर हम विजिबल लाइट से पीछे की तरफ आते हैं तो हमारे पास क्या है? इंफ्रा है ना। इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, यानी कि विजिबल लाइट से कम जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो आते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे कौन बताता है? पास्चन सीरीज। तो देखो ध्यान से, हमारे पास पास्चन सीरीज जो है ये बताता है इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में या इंफ्रारेड रीजन के बारे में। कैसे? तो यहाँ पर देखो लीमन वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 1 से। ठीक है, पास्चन में क्या होगा? पास्चन में 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, और ये n कहाँ से लेंगे हम? तो 3 से एक एक्स्ट्रा क्या आएगा? 3 से एक अधिक क्या आएगा? 4। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखने हमें? 4। तो 4 का स्क्वायर। तो पहले वाले बैंड की इसमें क्या आ जाएगी हमारे पास? n के लिए 4, फिर 5, 6 ऐसे हम पुट करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा ना सीरीज में अरेंज करते हैं। पास्टन के बाद हमारे पास एक और आता है, पहले वो भी बता देता हूँ, फिर मैं एक बार सीरीज में तुम्हें समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, पास्टन के बाद हमारे पास आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जो है वो ना विजिबल लाइट के नीचे वाले जितने हमारे पास है उनके बारे में बात करता है। जैसे इस वर्ड से रखना, इंफ्रा मतलब इन मतलब अंडर, विजिबल लाइट के जो नीचे वाले हैं ना उनके बारे में ये बताते हैं आगे के सीरीज। जैसे पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पी फंड सीरीज है। हमारे पास अगला जो आता है वो है पी फंड सीरीज, ये भी इंफ्रा के बारे में बताता है। तो इंफ्रा वाले देखो ध्यान से, जितने भी अब आएंगे ना हमारे पास, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड, ये सारे सारे इंफ्रा वाले ही हैं, यानी विजिबल लाइट से नीचे वाले के हैं। तो ये इंफ्रा के लिए ये सब आते हैं। ओके, तो हमारे पास ये पी फंड सीरीज में क्या होगा? तो ब्रैकेट सीरीज में 4 से स्टार्ट हुआ था और ये पी फंड वाला 5 से स्टार्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा ना सीक्वेंस में याद रख लो कि हम सबसे पहले क्या नाम लेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा, सबसे पहले हमारे पास आता है लीमन। हालांकि सबसे पहले खोज बाल्मर ने ही करी थी, लेकिन जब करी थी उन्होंने तो उन्हें पता नहीं था कि इंफ्रा के बारे में भी, इंफ्रा के रेडिएशन बन सकते हैं। तो बाद में जैसे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपने फॉर्मूले दिए। तो अब हम किस हिसाब से रख रहे हैं? इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे रखूंगा लीमन। लीमन का फॉर्मूला क्या था? तो लीमन में हमारे पास था 1/लैम्डा इज इक्वल टू में आर इंटू में क्या था हमारे पास? 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/n का स्क्वायर। ठीक है, और n कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे 2 से, 2, 3, 4 इससे, यानी इससे एक अधिक। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? बाल्मर। बाल्मर लीमन किसके लिए हमारे पास? याद रखना, लीमन हमारे पास यूवी अल्ट्रावायलेट के लिए, और बाल्मर किसके लिए है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? तो 1/में लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे आर आएगा 1/में, यहाँ देखो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस में 1/में n का स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे हम? तो 3, 4, 5, यानी इससे एक अधिक लेंगे। ये बाल्मर था विजिबल लाइट के लिए। तीसरा तीसरा कौन सा था हमारे पास? तो लीमन, बाल्मर, उसके बाद आता है पास्चन। क्या आता है? पास्चन। पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज किसके बारे में बताता है? तो विजिबल लाइट से जो नीचे वाले हैं उनके बारे में, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में बताता है ये। यानी विजिबल लाइट से नीचे वाले जो हमारे पास रेडिएशन उनके बारे में, तो इंफ्रा आते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो 1/में लैम्डा इज इक्वल टू आर। देखो सीक्वेंस में पूरा बन रही है। 1/में 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, अगला क्या आएगा? 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/n का स्क्वायर। ये n की वैल्यू क्या लोगे? तो इससे एक अधिक, यानी 4, 5, 6 इस तरह से। अगला क्या है हमारे पास? पास्चन के बाद आता है ब्रैकेट।
ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट यानी इसके नीचे वाले जितने भी हो सारे इंफ्रा के लिए बताएंगे। तो ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, ये भी किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। और इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा फिर, 1/λ इज इक्वल टू आर, ये क्या था 3, तो इसमें क्या आ जाएगा 4, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर। पांचवा कौन सा हमारे पास, पी फंड, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज में सीक्वेंस में ही पूरा आएगा आपकी बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लीमन में 1, बाल्मर में 2, पास्चर में 3, ब्रैकेट में 4, पी फंड में कितना जाएगा 5। तो यहाँ पर पी फंड में लिखते हैं हम क्या, 1/λ इज इक्वल टू आर, 1 में 5 का स्क्वायर माइनस 1 में n का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें n की वैल्यू क्या लोगे, तो लेंगे 6, 7, 8, 9 इस तरह से। एक और होता है लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, उसे बोलते हैं हमफ्री, ठीक है। 6 है हमारे पास हमफ्री, उसके लिए बता सकते हो क्या, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी इंफ्रा में ही आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या, बताओ क्या हो सकता है, 1 में 5 के बाद 6 आएगा, सिंपल है। 1 में 6 का स्क्वायर, 1 में n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे, तो n की वैल्यू लेंगे हम 7, 8, 9, 10 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज है, ठीक है। तो ये सीरीज में जो है हमारे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो पूछते हैं कि पास्चन सीरीज में फर्स्ट वाले बैंड की वेवलेंथ बताओ। तो फर्स्ट वाले बैंड के लिए हम देखेंगे पास्चन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, पास्चन सीरीज ये है, और फर्स्ट वाला बैंड क्या होगा, तो n की जगह क्या लेंगे इसमें, तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक अधिक रखेंगे, समझ आए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या लोगे, 4 लोगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, ओके। अब इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए हमारे पास ना एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, तो ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लो बीपी बीपी हाई जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं, क्या, लो बीपी बीपी हाई। लो से लीमन, पहला वाला बी हमारा होगा बाल्मर के लिए, पी से पास्चन, पी से क्या आएगा पास्चन, बी से बाल्मर बताया, पी से पास्चन। अगला वाला बी आता है ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट, और पी से फी फंड, और ये हाई के लिए हमफ्री, ठीक है। हमफ्री हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास है लो बीपी बीपी हाई, तो इस सीक्वेंस में ही तुम्हें याद रखना है। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस भी याद रखो, पहला लीमन सीरीज, फिर बाल्मर था, लीमन किसके लिए था, अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए, बाल्मर किसके लिए था, विजिबल लाइट के लिए। एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफ्री, सब किसके लिए, इंफ्रा के लिए, यानी विजिबल लाइट से नीचे वाले, नीचे वाले मतलब इन वाले, तो इंफ्रारेड रीजन, और विजिबल लाइट से अपर, अपर मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन, वो आएगा लीमन के लिए। तो ये तुम्हें यहाँ पर सीक्वेंस याद रखना है, ओके। तो कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को भी, समझ आया सभी को, प्रीति, हाँ भैया आ गया। आर्यन, शिव, आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अ, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ, ठीक है, तुम्हें उसके आंसर्स देने हैं। अच्छा बताओ, तो हमारे पास सबसे पहले पी फंड सीरीज है ना, किस क्या कहते हैं, किस रेडिएशन के लिए था पी फंड सीरीज, इंफ्रा। इंफ्रा के लिए। बाल्मर सीरीज किसके लिए है, विजिबल। विजिबल लाइट के लिए। और हमारा कौन सा बचा, लीमन, लीमन किसके लिए है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट के लिए। फॉर्मूला बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ पास्चन सीरीज का, ये मैं यहीं पे लिख दिया क्या था पास्चन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो याद रखो, पहले उसको वो सीक्वेंस याद कर लो, लो बीपी बीपी हाई, ठीक है, एल से लीमन, बाल्मर, पी से पास्चन, पहला वाला पास्चन, ठीक है, बी से ब्रैकेट, पी से पी फंड, और एच से हमफ्री। ये हमारा अल्ट्रा वायलेट के लिए, ये विजिबल लाइट के लिए,
और बाकी जो बचे ये इंफ्रा के लिए। तो ये सीक्वेंस याद रखना, यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे जरूर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, तो इससे कोई सा भी फॉर्मूला पूछ ले तो फटाफट बता सकते। जैसे मैंने तुमसे पूछा अभी पास्चन के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, है ना, वेवलेंथ निकालने का। तो पास्चन में क्या रहा 3, तो याद रखो जरा 1/λ इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले रेड बार कांस्टेंट r, फिर क्या लिखेंगे 1 में पास्चन के लिए क्या ले रहे हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस में क्या जाएगा 1 में n का स्क्वायर। बताओ इसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले वाले बैंड की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, बताओ इसमें n क्या होगा पहला, समझ आया क्वेश्चन, n की जगह क्या रखोगे इसमें, बताओ पहला बैंड उसकी वेवलेंथ निकालनी है तो n की जगह क्या रखें, सर 4। 4 रखेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले बैंड के लिए 5, यानी जो भी यहाँ पर नंबर रहेगा उससे एक एक्स्ट्रा वाला नंबर मतलब एक 1 ऐड करके तब वो रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज जाते हैं बाद में बच्चे, और है ये बहुत ही आसान सा। तो देखो हमने जितने जो हमारे पास बैंड बन सकते थे, है ना, उनमें उनकी वेवलेंथ हमने निकालने सीख लिया। तो ये हमारे पास सीरीज था और कुछ क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब इसमें क्या करेंगे हम वेलोसिटी, हम रेडियस और एनर्जी, ये तीन चीज़ें, क्या क्या मैंने बोला, हम वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है उसी को उठा रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट है हमारे पास, और उससे हम यहाँ पर तीन चीज़ें निकालने वाले हैं। किसी भी ऑर्बिट में बैठे हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या किसी भी ऑर्बिट के जो एटॉमिक रेडियस है, रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, है ना, या उस ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ पर जो क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठ करके आ जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो देखो ध्यान से, हमने पिछले क्लास में बोहर्स पोस्टुलेट करे थे, ठीक है, याद है, बोहर्स के 3 पोस्टुलेट थे। अब 3 पोस्टुलेट में से तीसरा जो पोस्टुलेट था वो क्या था, वो हमें बताता है कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। तो हमने बोहर्स पोस्टुलेट भी कर रखा है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर वेलोसिटी ही निकालने वाला हूँ, यानी जो हमारे पास nth ऑर्बिट होगा, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी वो हम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट जो होगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। ये मैं पहले एक बार जनरली मैं तुम्हें समझाता हूँ और इसको पहले समझना इस चीज़ को ध्यान से। ये हमारा है न्यूक्लियस, और मान लेते हैं ये हमारा है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, और ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट, और ऐसे ही हम बना सकते हैं। मुझे बता सकते हो क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, किस वाले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, इस वाले की, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इन तीनों में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस के पास वाले की या न्यूक्लियस से दूर वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर से दूर दूर वाले की। न्यूक्लियस से दूर वाले की, ऐसा क्यों, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रहा होगा ज़्यादा। न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा नहीं लग रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। देखो
समझना इस चीज को बड़े ध्यान से। जैसे एक थ्रेड होता है ना, एक धागे में हमने क्या करा, एक धागे में हमने एक पत्थर को बांधा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम इसको घुमाते हैं, है ना, अगर हम घुमाएंगे तो इसको ये पूरा पाथ ट्रेवल करने में, देख ध्यान से, ये पूरा पाथ ट्रेवल करने में यहाँ पे मान लो कोई टाइम लगता है ना। यहाँ पर अगर हम इसी धागे को, थ्रेड को थोड़ा सा मतलब लपेटते ही चले, जैसे उंगली से हमने लपेटते ही चले गए, तो इसका रेडियस हो जाएगा कम। अगर रेडियस कम होगा तो इसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है? अगर हम धागे की थ्रेड की लेंथ को कम करते जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? नोटिस करा ये चीज? चलो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। ये बीच में हमारा सन, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेनेट है, यहाँ पे एक प्लेनेट है और यहाँ पे एक प्लेनेट है ना। कौन सा प्लेनेट सन का एक चक्कर जल्दी लगा लेगा? नियरेस्ट वाला कि दूर वाला? बताओ। नियरेस्ट वाला। नियरेस्ट वाला। ये हमने पढ़ा है प्लेनेटरी सिस्टम में भी, वहाँ पे कि ध्यान दो जरा, जितना रेडियस कम होता है, ठीक है ना, उसकी स्पीड जो होती है, मतलब एक तरह से लीनियर स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, हम यही बोलते हैं। तभी तो जैसे कि जो उसके पास वाला प्लेनेट है वो जल्दी कवर कर लेता है एक राउंड, है ना। दूसरा वाला जो उससे दूर है थोड़ा सा, वो कम टाइम कवर करेगा, है ना। जैसे कि मान लो ये हमारे नेपच्यून, प्लूटो, ये सब मान लो, वो तो बहुत साल ले लेते हैं कवर करने में, कंप्लीट करने में, है कि नहीं। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होता है, क्या कि जो जितने ज़्यादा यहाँ पे जितना दूर जाएंगे हम न्यूक्लियस से, है ना, वहाँ पर उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होती जाती है, ठीक है। मतलब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे, है ना, बड़े मतलब इंक्रीज होंगे, मतलब अगर वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब ऐसा होता है क्या, यानी कि अगर हम मान लो पहला जो हमारे पास है ये वाला ऑर्बिट है, इसमें स्पीड कुछ है, अगले वाले में स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, अगले वाले में और कम हो जाती है, फिर अगले वाले और कम हो जाती है, तो ये हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। अब सच में ये ऐसा ही होता है क्या? तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक डेरिवेशन ही करने वाले हैं जिसमें हम जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं उसके बीच में और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बीच में एक रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रेडियस होगा ऑर्बिट की, यानी जो आर है ना, वो बढ़ेगा घटेगा, क्या रिलेशन आएगा, वो चीज़ भी हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। और फिर बाद में हम एनर्जी फाइंड करने वाले, तो ये तीन चीज़ें हम यहाँ से निकालने वाले, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बन जाते हैं, तो इसको हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हम फाइंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जब nth ऑर्बिट की बात करते हैं, ठीक है, तो nth ऑर्बिट में nth ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम होगी, मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो कैसे निकाल सकते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है वो फॉर्मूला? तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr, याद होगा मैंने बताया था। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसमें जब रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, यानी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। तो ये अगर हम मान लेते हैं कि हम किसी भी मतलब पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम एल को किससे डिनोट कर रहे हैं, एम वी आर से डिनोट कर रहे हैं, तो nth वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एल एन से डिनोट करने वाले हैं। एल एन इज इक्वल टू क्या, एम वी आर, तो इसमें वी एन और आर एन लिख रहा हूँ। एम क्यों नहीं हमने एम एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एम जो है वो है मास, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेगा। अब ध्यान दो, अगर हम ऑर्बिट्स को चेंज करेंगे, मतलब ये मान लो पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होगा ऑर्बिट चेंज करने से? तो आंसर है बिल्कुल नहीं चेंज होगा।
है ना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तो हमें पता ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, वो तो फिक्स है। लेकिन वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, तो आंसर है बिल्कुल वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा। यहाँ इस ऑर्बिट में जो मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, nth वाले ऑर्बिट की अलग होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे Vn लिखा है। और वही nth वाला ऑर्बिट जो, उसका रेडियस भी तो अलग होगा। यानी पहले वाले का रेडियस मान लेते कुछ है, दूसरे का कुछ और होगा, तीसरे कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो चेंज हो सकता है उसके साथ n लगा लेंगे। जैसे Vn लिखा हमने और यहाँ पे Rn लिखा, तो ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो nth ऑर्बिट का, जिसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ln इज इक्वल टू m Vn Rn। तो ध्यान दो जरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, ln इज इक्वल टू m Vn Rn। समझ रहे हो, हमने v के साथ n लगा लिया और r के साथ n लगा लिया, क्योंकि वेलोसिटी ऑर्बिट के साथ बदलेगी। तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी Vn माना और nth ऑर्बिट की रेडियस जो है हमारा Rn माना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। तो हमने इसी फॉर्मूले से जनरल फॉर्म लिख लिया। अब हमने पढ़ा था बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर पोस्टुलेट क्या कहता है, बोहर्स पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ln इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी ln इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन में 2 पाई। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये भी ln के बराबर है, ये भी ln के बराबर है, तो दोनों को हम कर सकते हैं इक्वेट। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है उन दोनों को करेंगे इक्वेट। क्यों, ये एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला था, ये बोहर्स के पोस्टुलेट से हमने उठाया और दोनों को इक्वेट करा। इक्वेट करने से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, और इसी रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पे एनर्जी, वेलोसिटी और nth ऑर्बिट का रेडियस वो सब फाइंड करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आई है। क्या, m Vn Rn इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो और इसको यहाँ पर हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी कैसे मिलेगा, तो वेलोसिटी हमें मिलेगा किस तरह से, तो देखो ध्यान से, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट में मान लो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिवॉल्व कर रहा है क्यों, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। सर्कुलर पाथ में क्यों रिवॉल्व कर रहा है वो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि हमें पता है क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कहाँ से मिल रहा है उसको, तो ध्यान दो जरा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो चार्जेस के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस है हमारे पास, और दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम पहले से जानते हैं, कुलाम्बिक फोर्स, है ना, कुलाम्बिक फोर्स होता है, जिसको हम कौन से फॉर्मूले से जानते हैं, तो F इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लेंगे E, और चार्ज ऑन प्रोटॉन तो वो लेंगे हम प्लस ई। समझ रहे हो, दोनों में प्लस ई लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, और हाइड्रोजन में हम एक सिंगल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने ई और ई लिया है। अगर मान लो कोई दूसरा एटम लेते तो उसमें हमारे पास जेड ई लिखा जाता, समझ रहे हो। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया है, जिसमें न्यूक्लियस में बैठा है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक, तो ई इंटू में ई अपॉन में क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमने कुलाम्बिक फोर्स देखा ये है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, अगर इक्वेट करोगे तो देखो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एफ सी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन में आर, और ये एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम्बिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में ई अपॉन में आर का स्क्वायर। एक आर से आर को हम काट लेते हैं। ठीक है, अब आर से आर को काटा हमने, तो हमें मिला इस तरह का एक रिलेशन, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, हमने मास को क्या करा, मास को ना नीचे भेज सकते हैं, यानी कि इसको डिवाइड में भेज दिया, हमने वेलोसिटी तो चाहिए था, तो इसीलिए मास को मैंने नीचे भेज दिया, और ये हो गया v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन में r इंटू में m। स्क्वायर को उधर भेजो, अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट के अंदर आ गया ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे देना, ई स्क्वायर को रूट से बाहर निकाले तो ई आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू में एम। अब क्योंकि हम nth ऑर्बिट के वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक जनरल फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाओगे जनरल फॉर्म, तो ध्यान देना जरा, अगर हम यहाँ पर nth ऑर्बिट की बात करें तो वेलोसिटी, मैंने कहा कि अगर ऑर्बिट चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी उसमें, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वी एन।
इलेक्ट्रॉन ई क्या है इसमें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट है, तो ये ई का ई ही रहेगा, ठीक है। नीचे नीचे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख देना है तुम्हें। तो ये देखो 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो 4 पाई को एज इट इज रखेंगे हम। एप्सिलॉन क्या, ये भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन भी वैसे रहेगा। ये आर क्या है, आर है रेडियस। अब पहले वाले ऑर्बिट का रेडियस कुछ होगा r1, दूसरे वाले रेडियस जो होगा वो r2, और nth वाले का क्या हो जाएगा, rn हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, rn, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या, तो आंसर है नहीं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या रखेंगे इसमें, m ही रखेंगे। तो देखो ये सारे कांस्टेंट है, यहाँ पे rn आ चुका है ना हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म लिखा है वेलोसिटी की, वो क्या हो जाएगी, vn इज इक्वल टू ई अपॉन में अंडर रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rn इंटू में m, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, समझ आया। यहाँ पर क्या करा हमने, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स था उनको इक्वेट करा, यहाँ से vn का जनरल फॉर्म हमने निकाला, ठीक है। अब जो ये जनरल फॉर्म निकला है ना, ये वेलोसिटी हमें किसके टर्म में चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए हमें nth ऑर्बिट के टर्म में, यानी n के टर्म में चाहिए। अब n तो नहीं आया यहाँ पे, n मतलब सिर्फ नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स होते हैं n के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम rn की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से पुट करेंगे, तो जो हमने इक्वेशन थर्ड रखा था ना यहाँ पे, ये वाला, ये था, यहाँ से rn की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे rn की वैल्यू बताओ, तो ये दिख रहा है हमें rn, ये दोनों उठा के इसके नीचे भेज देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं, हम इक्वेशन थर्ड को उठाएंगे, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या है, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये लिखा पड़ा है, आप नीचे देख लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड से क्या देखा हमने, एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अब यहाँ पर आर एन देखो ध्यान से, वैसे तो हमारे पास एम इंटू में आर एन दोनों ही दिख रहा है, तो तुम चाहो तो एम इंटू आर एन इसकी वैल्यू निकालो या आर एन की वैल्यू निकालो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एम आर एन की वैल्यू ही निकाली, वो कैसे, तो देखो ध्यान से, इस m को और आर एन को यहीं रख दो, इस वी एन को उठा के नीचे ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, m इंटू आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई इंटू वी एन। अब ये जो हमारे पास एम आर एन है, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को जस्ट पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एम आर एन इन इक्वेशन फोर्थ, ये वाली जो फोर्थ इक्वेशन इसमें हमने पुट करा है, और पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिला। ये रूट को हटाना था हमें, रूट को हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया गया, तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पूरे पे स्क्वायर आएगा, तो ई पे स्क्वायर, इसका रूट हट गया तो ये आ गया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो टर्म्स कट पिट रहे हैं उसे काट देंगे। जैसे यहाँ पर ये वी एन ऊपर जाएगा, तो एक वी एन से वी एन कटा, काटने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म आएगा, सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई करने के बाद अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, तो वी एन इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में एन, ई का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या एच अपॉन में 2 पाई। क्या ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें मालूम है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। 4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ही हमें पता है, क्या होती है बताओ, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, तो ये भी वैल्यू पता है। h अपॉन 2 पाई, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कितनी होती है वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू पता ही तुम्हें 3.14, तो ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट ही तो है। तो ये सारा टर्म अगर कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लगा सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बचा क्या यहाँ पे, ये रह गया n। तो ये हमारे पास फाइनल वो एक्सप्रेशन आता है, क्या, वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन n। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, ये n है क्या, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, यानी पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, कौन सा है। और vn क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, vn क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, ठीक है। अब यहीं पर ही ध्यान दो, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, समझ रहे हो। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे हमारे, तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी वजह से मैंने बताया था तुम्हें कि जो न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट वाला होगा उसमें सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे अगले वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होती जाएगी, फिर उसके वाले और कम, फिर और कम, फिर और कम और कम, तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है अगर हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए जाते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब
ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, या ये कह लो ये वाला आया है ना, ये तो जनरल फॉर्म याद रखना, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ये स्क्वायर ऑफ n, ये क्या आता है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ओके, अच्छा अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे पहले वाले ऑर्बिट यानी n की जगह अगर हम 1 पुट करें, पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, वो बता सकते हो क्या? तो बिल्कुल बता सकते हैं, ये सारे कांस्टेंट ही तो हैं, और इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, और n की जगह क्या रखेंगे 1। तो सॉल्व करने के बाद जो पहला ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, और ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तुमसे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने सॉल्व करा रखा होगा, और ये तुम्हें नहीं तो करना है, इसने शायद यहाँ भी लिख रखा है, इसमें नहीं है शायद, अभी नहीं करा है, लेकिन तुम्हें ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? आसान है, इजी सा है, बस इनकी वैल्यूज को पुट करना है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि फाइंड द वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, और हमें वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड करना है, और सारी वैल्यू तुम्हें यहाँ पे पता ही है, क्या E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हें पता ही है, h/2 पाई पता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली जो मैं बताता हूँ वेलोसिटी जो आता है वो आता है 2 इंटू में 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लगभग लगभग जो आएगा हमारे पास वो ये वाली वेलोसिटी आई। तो देखो काफ़ी हाई वेलोसिटी होती है, जो पहला फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनकी वेलोसिटी इतनी होती है, लगभग लगभग 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं वो। तो ये जनरल फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो चाहे ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कैसा है वो हमें ये बताता है, ठीक है। तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, n के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम यहीं तक ही रखते हैं आज, ठीक है। और जो रेडियस है और जो एनर्जी है वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये, ऑलमोस्ट हमारे पास छोटा ही चैप्टर है, और न्यूक्लियस इससे भी ज़्यादा छोटा है वो तो, ठीक है। और थ्योरी वाला पार्ट है वो सेमीकंडक्टर, वो भी कवर हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक तो ये करके आना कि वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट और वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट वो निकाल के लाना, और कुछ क्वेश्चंस मैं भी भेज देता हूँ, ठीक है, जो इसके ऊपर बेस्ड हैं, तो तुम्हें वो ट्राई करने हैं। ओके, और इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें पूछना हो? नहीं भैया। चलो ठीक है, फिर तो इसको यहीं तक रखते हैं।